नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हो रहे एक ऐसे बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जो जो अदालतों के काम करने का तरीका पूरी तरह से पलट कर रख देगा। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हाँ, मतलब हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम बीएसए कहते हैं वो लागू हुए हैं। और इन नए कानूनों के आने के बाद अब अदालतों के जो आपराधिक प्रैक्टिस नियम हैं, जिन्हें क्रिमिनल प्रैक्टिस रूल्स कहते हैं, उन्हें आधुनिक बनाने की बहुत गंभीर मांग उठ रही है। जी। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो उच्च न्यायालय प्रयागराज के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अविनाश साहू जी द्वारा साझा की गई कुछ बहुत ही विस्तृत जानकारियां हैं। सही कहा। और ये सारी जानकारी मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो एमिकस क्यूरी हैं, सिद्धार्थ लूथरा, उनके द्वारा दाखिल किए गए एक बहुत ही व्यापक संकलन पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन बहुत साफ है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस जटिल कानूनी विषय को डिकोड करना है। और ये समझना है कि कैसे ये नए ड्राफ्ट नियम हमारी अदालतों को ज़्यादा तकनीक सक्षम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत अगर थोड़ा पीछे जाकर करें 2021 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो मामले में देश भर की अदालतों के लिए कुछ ड्राफ्ट नियम लागू करने के निर्देश दिए थे। हाँ, वो इन रे टू इशू सर्टन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स वाला मामला। हाँ, वही। तो मकसद तो इस वक्त यही था कि पूरे देश में आपराधिक मुकदमों की प्रक्रिया एक समान हो। लेकिन अब हम 2026 के लिए एक नए संशोधित ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो मतलब पुराने नियमों में आखिर ऐसी क्या विसंगति आ गई कि एक बिल्कुल नए ढांचे की जरूरत पड़ गई? देखिए, इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए ना हमें कानून और समय के टकराव को देखना होगा। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्देश दिए थे, तब हमारे पास पुराने आपराधिक कानून थे और वो नियम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हाँ, उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के दस्तावेजों से साफ होता है, नए कानूनों के आने के बाद यानी बीएनएसएस 2023, बीएनएस 2023 और बीएसए 2023 के लागू होने के बाद ना पूरी व्यवस्था का डीएनए ही बदल चुका है। पूरी तरह से। इन नए कानूनों ने डिजिटल साक्ष्य और तकनीक आधारित जांच को व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में ला दिया है। अब ये कोई विकल्प नहीं है, ये अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। तो एमिकस क्यूरी का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया तर्क बहुत सीधा है कि अगर पुराने नियमों पर ही चलते रहे तो टकराव होगा, भयंकर टकराव। अगर आज अदालतें 2021 के उन पुराने नियमों के आधार पर काम करना जारी रखा तो नए कानूनों और पुरानी प्रैक्टिस के बीच एक गतिरोध पैदा हो जाएगा। इस टकराव से अदालती कामकाज में भारी भ्रम और देरी होगी। और ये टकराव वास्तव में एक बड़ा कानूनी संकट पैदा कर सकता है। मतलब अगर कानून डिजिटल साक्ष्य की मांग कर रहा है और अदालत के नियम और साक्ष्य को स्वीकार करने की पुरानी कागजी प्रक्रिया पर ही अटके हैं, तो पूरा ट्रायल ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शायद इसी संभावित अराजकता को रोकने के लिए एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करने की अपील की है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकार देता है। जी। और एमिकस की मांग ये है कि जब तक देश के सभी हाई कोर्ट्स अपनी लंबी औपचारिक प्रक्रिया के तहत इन नए नियमों को नाप ना लें, तब तक सुप्रीम कोर्ट एक बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी कर दे। मतलब इन 2026 के संशोधित नियमों को पूरे देश में तुरंत लागू कर दे। हाँ, और मेरी राय में ये कानूनी रणनीति बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि हाई कोर्ट्स की अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें समय लगता है, लेकिन अपराध और ट्रायल तो हर दिन हो रहे हैं ना। बिल्कुल, हर दिन का काम है। तो एमिकस का ये कदम सुनिश्चित करता है कि बदलाव के इस संक्रमण काल में यानी ट्रांजिशन पीरियड में कोई कानूनी शून्य या लीगल वैक्यूम ना पैदा हो। तो अब अगर हम इस नए ड्राफ्ट के तकनीकी पहलू पर आए, तो जांच की प्रक्रिया का जो नया स्वरूप सामने आ रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। बीएनएसएस के तहत ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जो नए नियम आए हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल। वीडियोग्राफी वाले इन प्रावधानों को अगर हम करीब से देखें तो ये पुलिस या जांच के तरीके को जड़ से बदल देगा। जैसे बीएनएसएस की धारा 176 के तहत अपराध स्थल की जांच की पूरी वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग। हाँ,
और इसी तरह धारा 105 के अंतर्गत तलाशी और जब्ती यानी सर्च एंड सीजर, उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी ही है। और बात सिर्फ क्राइम सीन तक सीमित नहीं है। बयानों की भी बात है ना? जी, धारा 180 और 183 के तहत गवाहों या आरोपियों के जो बयान दर्ज होंगे, उनकी भी एवी रिकॉर्डिंग होगी। तो इसका सीधा असर तो यही होगा कि ट्रायल के दौरान वो जो झूठी रिकवरी या दबाव में लिए गए बयान वाले बचाव पक्ष के आम तर्क होते थे, उनकी गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया कैमरे की नजर में होगी। असर तो बहुत गहरा होगा, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती भी जन्म लेती है। डेटा से छेड़छाड़ की चुनौती। बिल्कुल। डिजिटल डेटा के साथ सबसे बड़ा खतरा छेड़छाड़ का ही होता है। मतलब कोई कैसे साबित करेगा कि पुलिस ने जो वीडियो अदालत में पेश किया है, उसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट नहीं किया गया है। और आज के जमाने में तो डीप फेक और एआई का भी डर है। एकदम सही। तो यहीं पर एमिकस की रिपोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक विस्तृत एसओपी का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए इस एसओपी में हैश वैल्यू और चेन ऑफ कस्टडी के सख्त नियम तय किए गए हैं। ये हैश वैल्यू थोड़ा समझाएंगे? हैश वैल्यू वास्तव में किसी भी डिजिटल फाइल का एक अद्वितीय गणितीय फिंगरप्रिंट होता है, एक यूनिक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट। अगर रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो में 1 सेकंड का या कह लें 1 पिक्सल का भी बदलाव किया गया, तो वो हैश वैल्यू तुरंत बदल जाएगी और अदालत को पता चल जाएगा कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुई है। बिल्कुल। ये डिजिटल फिंगरप्रिंट वाली व्यवस्था साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगी। और जो चेन ऑफ कस्टडी है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि डेटा किस अधिकारी के हाथ से किस सर्वर तक गया, उसका पूरा लॉग मेंटेन रहे। जी, और इसी तकनीकी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की धारा 63(4) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए दोहरी प्रमाणन की जो नई व्यवस्था लाई गई है, डुअल सर्टिफिकेशन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, पहले तो अदालत में एक साधारण सर्टिफिकेट से काम चल जाता था, 65B का सर्टिफिकेट। जी। लेकिन अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए 2 अलग-अलग स्तरों पर प्रमाणन देना होगा। ये दोहरी प्रमाणन व्यवस्था इस पूरे नए ढांचे का एक बहुत ही दिलचस्प और काफी जटिल हिस्सा भी है। जटिल तो है। बीएसए की धारा 63(4) के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए 2 भागों में सर्टिफिकेट देना होगा, भाग ए और भाग बी। तो भाग ए कौन देगा? भाग ए उस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जो उस डिवाइस या सिस्टम को संचालित कर रहा था, जैसे कि कोई जांच अधिकारी हो गया। लेकिन जो भाग बी है, वो किसी नामित विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। डेजिग्नेटेड एक्सपर्ट। हाँ, ये विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करेगा कि डेटा को निकालते और सुरक्षित करते समय सभी तकनीकी मानकों का सही तरीके से पालन किया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है ना। एमिकस की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को इस काम के लिए विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी फौज को अधिसूचित करना है, और ये प्रक्रिया अभी भी बहुत धीमी गति से चल रही है। यही तो सबसे बड़ी अड़चन है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने बैंक अकाउंट्स के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा तो बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। अगर राज्य समय पर इन तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं, तो पुलिस थानों में रिकॉर्ड किए गए डिजिटल साक्ष्य अदालतों में टिक ही नहीं पाएंगे, सब खारिज हो जाएंगे। और फिर पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छा, तकनीकी आधुनिकरण की इसी दिशा में ना दिल्ली हाईकोर्ट के 2024 के ई-ट्रू कॉपी नियमों को भी इस ड्राफ्ट में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में पेश किया गया है। ई-ट्रू कॉपी का ये मॉडल न्यायिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। पारंपरिक रूप से अदालत के किसी भी आदेश या दस्तावेज की प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में काफी समय और पत्राचार लगता था, बाबू कल्चर हावी रहता था। हाँ, वो तो है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के मॉडल के तहत एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन प्रमाणित डिजिटल प्रतियों के लिए आवेदन किया जा सकता है और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था आईटी एक्ट के कड़े प्रमाणीकरण मानकों का पालन करती है ना? बिल्कुल, और इसमें अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए स्पष्ट शर्तें हैं। एमिकस ने सिफारिश की है कि इस प्रणाली को पूरे देश की न्यायपालिका में मानकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी भी बनेगी। जी। वैसे समय की बचत की बात आई है तो उस पहलू पर चर्चा करना बहुत जरूरी है जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना का कारण रहा है। मुकदमों में होने वाली देरी। बिल्कुल, वो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम। नए प्रैक्टिस नियमों में 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने
यानी चार्जेस फ्रेम करने की समय सीमा का जो प्रावधान है वो बहुत ही आक्रामक और ज़रूरी कदम लगता है। बहुत जरूरी है। वर्तमान में चार्ज फ्रेम होने में ही महीनों या कई बार सालों लग जाते हैं। हाँ, कभी कोई दस्तावेज गायब होता है, कभी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं होते, या फिर बस लंबी बहसें चलती रहती हैं। लेकिन अब बीएनएसएस की धारा 251 अंश का 1 और 263 को लागू करके इस देरी पर सीधा प्रहार किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये समय सीमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विशेष अदालतों पर भी समान रूप से लागू होगी। तो आरोप तय करने के लिए 60 दिन की ये सख्त समय सीमा वास्तव में एक बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट लाएगी। इससे अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों पर पहली ही सुनवाई से पूरी तरह तैयार रहने का भारी दबाव बनेगा। और मुकदमों की गति बढ़ाने के साथ साथ ये ड्राफ्ट उन लोगों के अधिकारों की भी बात करता है जो सालों से जेलों में बंद हैं और जिनका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। अंडर ट्रायल्स की बात कर रहे हैं आप? जी। विचाराधीन कैदियों को लेकर जो स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तावित किए गए हैं वे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों पर आधारित हैं। एमिकस रिपोर्ट में सत्येंद्र तुमार, अंतिल और हुसैन मामलों का जो संदर्भ दिया गया है वो बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत स्पष्ट करता है। जमानत के मामले में हाँ, गैर जमानती अपराधों के मामलों में भी ना जमानत याचिकाओं का निपटारा 3 से 7 दिनों के भीतर करने का प्रस्ताव है। इसे 3 से 7 दिन, ये तो बहुत तेज है। जी। इसके अलावा जो विचाराधीन कैदी 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, उनके ट्रायल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवाधिकार से जुड़ा प्रावधान ये भी है कि यदि किसी कैदी ने जेल में उतना समय बिता लिया है जितनी उस अपराध में अधिकतम सजा हो सकती थी, तो उसे तुरंत निजी मुचलके यानी पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जाना चाहिए। ये प्रावधान जेलों में भीड़ कम करने और अनावश्यक कैद को रोकने के लिए बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में गति के साथ साथ स्पष्टता भी बहुत जरूरी है। मुकदमों के रिकॉर्ड और फैसलों के मानकीकरण पर भी एमिकस ने काफी जोर दिया है। जी, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि अदालती रिकॉर्ड बहुत ही अस्त व्यस्त होते हैं, जिससे अपीलीय अदालतों का बहुत समय बर्बाद होता है। तो नए ड्राफ्ट में इसके लिए क्या उपाय हैं? नए ड्राफ्ट के अनुसार गवाहों के बयानों को अनिवार्य रूप से अनुच्छेद क्रमांकित यानी पैराग्राफ नंबरिंग किया जाना चाहिए। इसका फायदा तो ये होगा कि जिरा के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील और जज सीधे किसी विशिष्ट बिंदु का संदर्भ दे सकेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही अदालत में पेश किए जाने वाले हर प्रदर्श यानी एग्जिबिट को सीधे संबंधित गवाह के बयान से जोड़ा जाना चाहिए। और फैसलों के ढांचे को लेकर भी कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं। अब हर निर्णय को एक तय प्रारूप का पालन करना होगा। जी, जजमेंट्स का एक सेट फॉर्मेट होगा। उसमें विचारणीय बिंदु यानी पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, निष्कर्ष और उन निष्कर्षों तक पहुंचने के कारण स्पष्ट रूप से अलग-अलग खंडों में दर्ज होने चाहिए। साथ ही गवाहों और प्रदर्शों की सूची का एक अपेंडिक्स लगाना भी अनिवार्य होगा। और एक और अच्छी बात है, धारा 161 या 164 के तहत जो बयान दर्ज होते हैं उन्हें पूरे के पूरे फैसले में कॉपी पेस्ट करने के बजाय सिर्फ उनके प्रासंगिक हिस्सों को ही उद्धृत करने का निर्देश है। इससे तो फैसलों की गुणवत्ता और उनकी पठनीयता में काफी सुधार आएगा। लोग उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन इन सभी सैद्धांतिक सुधारों के बीच जब हम जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तो कुछ बहुत गंभीर ढांचागत चुनौतियां सामने आती हैं। एमिकस ने गवाह संरक्षण या विटनेस प्रोटेक्शन के मुद्दे पर जो आंकड़े पेश किए हैं वे वास्तव में इस पूरे आधुनिक ढांचे की नींव पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। गवाहों की सुरक्षा वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, बीएनएसएस की धारा 398 में गवाह संरक्षण योजना को लागू करने का स्पष्ट प्रावधान है। कोई भी ट्रायल तभी सफल हो सकता है जब गवाह बिना किसी डर या दबाव के अदालत में अपनी बात रख सके। लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहानी दर्शाती हैं। जी, राज्यों के बीच इस योजना को लागू करने को लेकर भारी विसंगति है। ये बहुत ही निराशाजनक है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे देश के कुछ सबसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य अभी तक इस बुनियादी गवाह संरक्षण योजना को अधिसूचित ही नहीं कर पाए हैं। मतलब इतनी बेसिक चीज अभी तक नोटिफाई नहीं हुई। दुर्भाग्य से नहीं। इसलिए एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इन राज्यों से तत्काल अनुपालन रिपोर्ट मांगे और इसके लिए एक सख्त डेडलाइन तय करें। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
मतलब एक तरफ हम डिजिटल साक्ष्य और दोहरी प्रमाणन जैसी अत्याधुनिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवाहों को सुरक्षित रखने जैसी बुनियादी जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है। ढांचागत सुधारों की इसी कड़ी में ना सहायक अधिवक्ता अविनाश साहू जी द्वारा साझा की गई जानकारी एक और बहुत ही जटिल कानूनी मुद्दे की ओर ध्यान खींचती है। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को अलग करने का मुद्दा। बिल्कुल, जांच और अभियोजन तंत्र का पृथक्करण। बीएनएसएस की धाराओं 18 से 20 के तहत जो प्रावधान है वो स्पष्ट करते हैं कि पुलिस जो जांच करती है और अदालत में जो अभियोजक मुकदमा लड़ता है, दोनों शाखाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये अलगाव तो कानूनी रूप से काफी जटिल होगा। जटिल है, लेकिन निष्पक्ष न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि जांच एजेंसियां अभियोजन की प्रक्रिया को निर्देशित करने का प्रयास करती हैं, जिससे अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों और तर्कों की निष्पक्षता प्रभावित होती है। बिल्कुल, बीएनएसएस की ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि अभियोजक एक स्वतंत्र कानूनी दिमाग का प्रयोग करे और केवल पुलिस की थ्योरी का मुखपत्र बनकर न रह जाए। एमिकस ने इस अलगाव को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। और इसके अतिरिक्त प्रोबेशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्देश है। जी, यदि अदालत बीएनएसएस की धारा 401 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत किसी अपराधी को प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार करती है, तो अब उसके लिए अनिवार्य होगा कि वो ऐसा ना करने के स्पष्ट और लिखित कारण अपने फैसले में दर्ज करे। इससे न्यायिक विवेकाधिकार जो जुडिशियल डिस्क्रेशन है उसमें अधिक जवाबदेही आएगी। तो इन सभी प्रावधानों को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये काम राज्य सरकारें या विभिन्न हाई कोर्ट्स अलग-अलग अपने स्तर पर पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसके लिए एक बड़े राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। जी, और एमिकस क्यूरी ने भी शायद इसी बात को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि वो सीधे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को दिशा निर्देश जारी करे। विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय जैसे अहम विभागों की इसमें सीधी जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। इस राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव बहुत ही व्यापक है। एमिकस ने अदालत से आग्रह किया है कि विधि मंत्रालय को ई कोर्ट सेवाओं के विस्तार और राष्ट्रीय रोडमैप प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। और गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से क्या मांग है? उनसे ये मांग की गई है कि वे डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित भंडारण और उनकी हैश वैल्यू को संरक्षित करने के लिए एक संयुक्त मानक तय करें, एक जॉइंट स्टैंडर्ड। और जजों की ट्रेनिंग का क्या? ये सब तो उनके लिए भी नया है। बिल्कुल, इसीलिए देश की सभी राज्य न्यायिक अकेडमियों से, जुडिशियल एकेडमी से ये डेटा मांगा जाना चाहिए कि जजों और मैजिस्ट्रेटों को इन नए कानूनों और तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए कितना प्रशिक्षित किया गया है। और अदालतों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बुनियादी ढांचे की जो वर्तमान स्थिति है, उसका आकलन करने के लिए भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जी, तो आज के इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकलकर सामने आती है वो यही है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस नियमों का ये प्रस्तावित 2026 का ड्राफ्ट ये महज कुछ नई धाराओं का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारतीय न्याय प्रणाली अब पारंपरिक कागजी कार्रवाई से बाहर निकलकर एक तकनीक सक्षम और जवाबदेह व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है। 60 दिन में आरोप तय करने से लेकर अनिवार्य ईवी रिकॉर्डिंग और जमानत के मामलों में सख्त समय सीमा, ये सभी कदम ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि न्याय की गति तेज हो और पारदर्शिता बनी रहे। निस्संदेह, अगर इन नियमों को सही तरीके से और एक समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाता है तो ये अदालती प्रक्रियाओं से जुड़ी आम आदमी की कई शिकायतों को दूर कर सकता है। सही बात है। ये व्यवस्था जांच एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाएगी और मुकदमों की अनावश्यक देरी पर रोक लगाएगी। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले इन दस्तावेजों और भविष्य के इस नए तकनीकी ढांचे को देखते हुए एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, जिस पर सुनने वालों को, हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कौन सा सवाल? हमने चर्चा की कि अब अपराध स्थलों, तलाशी और गवाहों के बयानों की अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही सालों में देश के हर छोटे बड़े पुलिस स्टेशन और निचली अदालतों के पास संवेदनशील वीडियो फाइलों का पेटाबाइट्स में डेटा इकट्ठा हो जाएगा। जी, डेटा का अंबार लग जाएगा। एमिकस रिपोर्ट गृह मंत्रालय की एसओपी और हैश वैल्यू की बात तो करती है, लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है, क्या हमारा स्थानीय और जमीनी ढांचा आधुनिक साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं? ये तो सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए, अगर किसी जिला अदालत या स्थानीय थाने के सर्वर पर कोई रैंसमवेयर हमला हो जाता है,
या कोई हैकर किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क के इशारे पर डिजिटल साक्ष्यों के डेटाबेस में सेंध लगा देता है, तो क्या होगा? वो हैश वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर किसी साइबर हमले के कारण हजारों वीडियो साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी और हैश वैल्यू नष्ट हो जाती है, तो क्या हमारी नई न्याय प्रणाली उन सभी मुकदमों में बड़े पैमाने पर रिहाई यानी मास एक्विटल्स का जोखिम उठाने को मजबूर नहीं हो जाएगी? ये बहुत ही गंभीर चिंता है। हम डिजिटल न्याय की ओर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा डिजिटल कवच इस नए कानूनी ढांचे का भार और इसके जोखिम उठाने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह परिपक्व है? खासकर तब जब कई बड़े राज्य अभी तक बेसिक गवाह संरक्षण योजना तक लागू नहीं कर पाए। सही बात है। जमीनी हकीकत और डिजिटल सपनों के बीच का ये फासला, ये एक बड़ा सवाल है। इस अहम और विचारणीय सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।